नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ धनंजय और करण ने पूरी की पूरी अब प्लानिंग को कर लिया था, तो वहीं शीला ने भी अब तक उस गांव में होने वाली शादी की अभी पूरी ही प्रिपरेशन कर ली थी। और एक तरफ यहाँ पर सरजी के फाइटर्स वो सब भी अभी पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि अब उन सब सरजी के फाइटर्स ने तो यहाँ पर सारे ही पांचों एलिमेंट को संभालने की पूरी ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वो उन सब में परफेक्ट थे। क्योंकि सरजी अभी यही सोचते हैं कि उसने अपने फाइटर्स को एक बार 15 साल पहले जंग में उतारा था, जब वो पहली बार धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया के सामने आते आते रह गए थे। विलेज मिशन के लिए अब तक हर तरफ से लोग तैयार थे। इधर राजीव गुलेरिया के पैलेस में शीला अपने नकली बेटे को लेकर अब अपने साथ कुछ साथ में फाइटर्स को लेकर अब उस गांव के लिए निकल गई थी, जहां पर उन्होंने इस शादी की पूरी प्रिपरेशन की हुई थी। तो वहीं दमयंती देवी भी उनके पीछे जाने लगती है। तो वहीं ठीक ऐसे ही एक एक करके अब सभी उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इन दोनों ही बूढ़ों को अभी हंसराज मारवा के आने का ही इंतजार था, क्योंकि ये बूढ़े बस वहां पर हंसराज मारवा का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हंसराज यहाँ पर अब आयशा मारवा को लेकर आएंगे। और जैसे ही वो यहाँ पर आयशा मारवा को लेकर आएंगे तो उसके साथ अब फिर वो उसके बेटे को भी कन्विंस कर लेंगे, और साथ के साथ वो यहाँ पर आलिशा को तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके साथ वो अनिका को भी यहाँ पर मार देंगे, जिससे राजमहल पर उनका होल्ड हो जाएगा। इसलिए वो दोनों बार बस टाइम को ही देख रहे थे कि आखिर ये हंसराज मारवा कब तक वहां पर पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपने प्राइवेट चॉपर में बैठे हुए हंसराज मारवा और पंकज मारवा इधर आयशा के क्लोन के साथ बैठे हुए थे। कुछ ही देर में वो चॉपर अभी पेरिस में आने ही वाला था। यहाँ पर वो दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे गुलेरिया हाउस का एक प्राइवेट चॉपर भी उन्हीं का ही पीछा कर रहा है। उस गुलेरिया परिवार के उस चॉपर के अंदर बैठा ओमकार अभी कंफ्यूजन में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि अब तक का इतना सफर पूरा हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम सब कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी ने कोई अब तो मुझे बताएगा। इस बात पर अब सनी प्रीति से कहता है कि समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों प्रीति ने मारवा हाउस के चॉपर को उसे यूज क्यों नहीं किया। वो मारवा हाउस के चॉपर को लाने की बजाय गुलेरिया हाउस के ही चॉपर को क्यों लेकर आई है। अब सनी की इस बात पर अब प्रीति उसके सवालों का जवाब देती है और कहती है, अगर हम मारवा हाउस का चॉपर यूज करते तो ना तो शायद उन्हें पता चल जाएगा, या फिर कोई उन्हें बता सकता था कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। अब प्रीति की इस बात पर अब धीरज कहता है, अच्छी लगी तुम्हारी ये सोच मुझे। जब तुमने ओमकार को फोन किया था मुझे तो तभी ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर तुमने ओमकार को ही चॉपर के लिए क्यों बोला। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि अनिका को क्या हुआ है। इतना सब कुछ हो गया है, क्या किसी ने उसे बताया भी है या नहीं। अब यहाँ पर धीरज की इस बात पर अब प्रीति कहती है, जस्ट रिलैक्स, हम है ना, ये किसी को तो मारवा हाउस में होना ही चाहिए था ना, क्योंकि मारवा हाउस की सिक्योरिटी भी तो सर्वप्रथम होनी चाहिए। ये सभी बातें करते हुए ये लोग भी अभी पेरिस पे ही आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका के फोन पर अब बालवीर सर बार फोन कर रहे थे, लेकिन एनी अपने काम में इतनी बिजी थी, इसलिए वो अनिका के फोन को नहीं उठा पाती, जिस पर बालवीर सर का फोन आ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में भी अनिका बूढ़े किंग के साथ थी। वो अब किंग से कहती है वो रिया ने अपने रूम की सारी ही ड्रेसेस को मांगा है, जो ड्रेसेस यहाँ पर उसके रूम में रखी हुई है, और आर्यन ने मैथमेटिक्स की बुक्स को अपने लिए मंगाया है। इधर अपने मील को एंजॉय करते हुए अब किंग कहते हैं सब कुछ तो उनका ही है ना, उन्हें कुछ भी मांगने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कहते हुए ही अनिका अब चुप हो जाती है। अब किंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है और अलेक्जेंडर उसका क्या, उसके बारे में वो क्या चाहता है। अब इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती तभी अब किंग खुद ही कहते हैं मेरा बच्चा अलेक्जेंडर मुझसे मिलना चाहता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए उससे कहो उसे एक दिन के लिए यहाँ पर बुला लो और सारी बात आर्यन और रिया की फरमाइश को वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहना है। अब किंग की इस बात पर अब अनिका कहती है आपको तो पता ही होगा ना कि दुश्मन अपने विलेज मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनिका की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं मुद्दे की बात करो अनिका, अगर तुम्हारे पास कोई मुद्दे की बात है ही नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ। इसके बाद अब अनिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है क्योंकि अनिका ने देखा कि किंग का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसकी बात को सुनने में, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बहुत कुछ ही चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अपने रूम में धनंजय पीरामल इधर विंडो के पास खड़े कुछ सोच रहे थे। उन्हें ऐसे सोच में कहीं खोया हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या सोच रहे हो तुम, मैं कितनी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बस वहाँ विंडो के पास ही खड़े हुए हो, क्या कोई बात है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो, क्या पता मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं बस यार कुछ खास नहीं। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या तुम आयशा के पिता के बारे में जानते हो। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल बस हैरानी से करण गुलेरिया की ही तरफ देखते हैं, क्योंकि वो हैरान इसलिए थे कि आखिर करण के दिमाग में अब आयशा के पिता की बात कहाँ से आई। इसलिए अब वो करण से कहते हैं ये कैसा सवाल है करण, उनके बारे में तो सब कोई जानता है, वो किसी कंपनी में क्लर्क थे ना, लेकिन उनका बिहेवियर आयशा और उसकी माँ के लिए सही नहीं था। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं अरे ये तो वो सच है यार जिसके बारे में मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मैं वो सच जानना चाहता हूँ। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं करण तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अब धनंजय की इस बात पर अब करण फिर से कहते हैं मेरे भाई जरा सोचो, क्यों सालों पहले तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों ही अपने बेटों की शादी आयशा से करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों के पास किसी दौलत की शोहरत की कमी तो नहीं थी, फिर भी दोनों ने आयशा को ही क्यों चुना था। क्या तुम्हें ये बात नॉर्मल लग रही है, क्योंकि आयशा की स्टैंडर्ड पर आयशा का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं करण तुम क्या कहना चाहते हो, तुम अपनी बातों को क्यों गोल गोल घुमा रहे हो। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं मेरे दिमाग में एक बात आई है, तुम जानते हो यहाँ आने के बाद अंजलि का किडनैप हो गया था और उससे किंग के बारे में पूछा जा रहा था। जब उसे होश आया था तो उसने कहा था कि उन लोगों ने उसे आयशा समझकर किडनैप कर लिया था और उसे किंग से रिलेटेड सवाल किया था, क्योंकि तब तक उन्हें नहीं पता था कि वो गलत शख्स को वहां पर उठा कर लेकर आए हैं, क्योंकि उस समय वो अंजलि को आयशा ही समझ रहे थे और इसीलिए वो अगर वहां पर आयशा होती तो उसे आयशा समझकर वो किंग के बारे में ही जानकारी निकालना चाहते थे। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि आयशा का किंग के साथ कोई लेना देना है, एम आई राइट।
अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें याद है जब हंसराज मारवा ने आयशा को बदनाम करने के लिए कितना घटिया प्लान बनाया था, और जब हम उसे बचाने के लिए वहां पर उस होटल में गए थे तो तुम उन फाइटर से भी टकराए थे। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन तुम उस बात को क्यों उठा रहे हो? अब इस बात से क्या प्रूव करना चाहते हो? अब धनंजय की इस बात पर अब फिर से करण गुलेरिया कहते हैं, ये भी तो हो सकता है ना धनंजय कि आयशा के रूम में जो उस लड़के की ऐसी हालत हुई थी वो उन लोगों ने ही की थी, यानी कि किंग के लोगों ने ही उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा था। अब तुम खुद ही सोचो ना कि इतना इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगते हैं। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरे ख्याल से अभी हमें राजीव से मिलना चाहिए, हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा पता हो जो कि हमें पता ना हो। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ इट्स अ गुड आइडिया, चलो चलते हैं। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी राजीव के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहां नीचे हॉल में अभी आकाश गुलेरिया बार बार श्रेया को ही कॉल कर रहा था, लेकिन आकाश के बार बार कॉल करने पर के बाद भी श्रेया का फोन नहीं लग रहा था। तो वहीं आलिशा अभी अंजलि मामी को ही कॉल लगा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों यहाँ से गई थी उसको देखकर अब इन लोगों का मन बड़ा ही घबराया जा रहा था। इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इन्हें किसी होने की आशंका हो रही थी। लेकिन वो एक तरफ जहां श्रेया अपना फोन नहीं उठा रही थी, तो वहीं अब यहाँ पर अंजलि मामी भी अपना फोन नहीं उठा रही थी। इसलिए ये सब अब काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि अंजलि मामी का तो समझ में आता है कि वो गुस्से में यहाँ से निकल गई थी, और आकाश और आलिशा एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पेरिस में आने के बाद एक बार अंजलि मल्होत्रा का किडनैप भी हो गया था, इसलिए उनका अकेले ऐसे यहाँ पर पैलेस से बाहर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। और दूसरी तरफ अब श्रेया भी उसी के साथ ही चली गई थी। इधर राजलक्ष्मी कैलाश अधिकारी को फोन लगा रही थी, लेकिन अब कैलाश अधिकारी का भी फोन नहीं लग रहा था। अब ये सभी अब काफ़ी ही परेशान हो रहे थे श्रेया और अंजलि के लिए। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास अभी कैप्टन सुजैन को भी फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन अभी कैप्टन सुजैन भी कहीं अपने काम में बिजी थे, इसलिए शायद उनके भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। अब वो भी यही सोच रहे थे कि आखिर कैप्टन सुजैन उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर अब्बास ने सोचा था कि कैप्टन सुजैन बिजी होंगे, या इंस्पेक्टर अब्बास अब वैसे ही परेशान थे कि तभी अब उनके पास अब अर्जुन सिंह का फोन आता है। तो वो हेलो कहता है, तो सामने से अब उन्हें आवाज आती है कि सर वो छठी इंद्री को लग रहा है कि विकास जरूर किसी मुसीबत में है। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। वो सभी तो हमसे पहले ही उस गांव के लिए चले गए थे ना, तो क्या उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। उन लोगों के फ़ोन भी तो नहीं लग रहे। देखो, हमें आने वाले 2 दिनों में उस गांव के लिए निकलना है, सभी अपनी तैयारी कर लो वहां पर जाने के लिए। हाँ, हम वो गलती अब यहाँ पर नहीं करेंगे जो कैप्टन सुजैन ने की है, जहाँ पर एक तरफ से ये सब बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ से अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल भी अभी राजीव के रूम में ही राजीव से मिलने के लिए आ जाते हैं। उन दोनों को ही अपने आंखों के सामने देखकर, अपने कमरे में देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आयशा का किंग के साथ कोई रिश्ता है भी या नहीं? अब करण की इस बात पर अब राजीव कहता है, पर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम लोगों को शक तो है कि आयशा का किंग के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा रिश्ता जरूर है। अब राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इसकी वजह क्या है? अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है कि 6 साल पहले अक्षय वर्मा ने आयशा मारवा को किडनैप कर लिया था, तो उसने हमें बताया था कि उसे खुद किंग का फोन आया था कि वो आयशा को छोड़ दे, क्योंकि जब उसके पास किंग का फोन आया था तो किंग ने यहाँ पर
तब किंग ने अक्षय वर्मा को साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो आयशा मारवा को छोड़ दे, नहीं तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने तो उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया हुआ था। बस एक यही वजह है जितना मुझे याद है। और हाँ, एक वजह तो और भी है। जब सालों पहले हमने कुछ प्रेग्नेंट औरतों को किडनैप किया था तो हमने उस समय 10 औरतों को टॉर्चर किया था। राजीव ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अब धनंजय ने अपने हाथ को उसके सामने रखकर उसे वहीं रुकने के लिए कहा। अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसके बाद तुमने क्या किया और तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे पता है, लेकिन अफसोस तो अभी इस बात का है कि तुम तब भी नहीं सुधरे। इसके बाद भी तुमने मासूम बच्चों को किडनैप करवाया और तुम उनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे। धनंजय भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया के ऊपर गुस्सा थे, इसलिए वो राजीव को सुनाते हुए ये बात कहते हैं। और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उन बच्चों में से एक बच्ची तुम्हारे अपने भाई की भी थी। मुझे करण का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी उस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा और ना ही आलिशा को कभी तुम्हें माफ करने दूंगा। अगर तुम्हें ये गलत फहमी हुई है ना कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुम भी गलत हो और तुम्हारी ये गलत फहमी भी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बस इंसानियत के दायरे में ही किया है। राजीव धनंजय की भी ये सारी बातें सुनकर अब अपना सिर वहां पर शर्म से झुका लेता है, क्योंकि सच में जो राजीव ने किया था वो एक बहुत ही बड़ा अपराध था और जिसका गिल्ट उसे आज हो भी रहा था। यहाँ भी धनंजय के मन में राजीव के लिए जो भी आ रहा था वो सीधे सीधे कह रहा था। उसने साफ साफ शब्दों में राजीव को बोल दिया था कि अगर उसके बच्चों ने उसे बचाया है तो वो उस चीज से खुश ना हो कि उसके बच्चों ने उसे माफ कर दिया है। यहाँ पर इतना सब बोलकर अब धनंजय गुस्से में ही उस रूम से बाहर निकल कर आ गए थे, क्योंकि जैसे ही राजीव ने यहाँ पर वो इतने सालों पुरानी बातें उठाई, जब यहाँ पर आयशा मारवा की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया था, तो उसी बात को एक बार फिर से याद करके धनंजय का पारा एकदम से हाई हो गया था। इसलिए वो यहाँ ये सब बोलकर निकल गया। वहीं उनके पीछे पीछे भी करण गुलेरिया भी आ जाते हैं। इधर करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल को रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, ठीक है, फिर मुझे राजमहल छोड़ देना, तुम जहाँ भी जा रहे हो, लेकिन मुझे वहाँ पर छोड़ देना, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना है। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लेकिन क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि आखिर मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ? अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण कहते हैं, अगर मेरे दोस्त मैं तुमसे तुम्हारे इतने गुस्से में अगर पूछूंगा तो क्या तुम मुझे बता भी दोगे? अब करण की बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं किंग के पुराने पैलेस में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे उस पैलेस में? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं अगर तुम यही चाहते हो तो। और वैसे भी 2 दिन बाद तो हमें उन विलेज में जाना है ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, हाँ वो बात तो है, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे सेफ होंगे। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, अनिका और रोहित के होते हुए किसी को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर करण और धनंजय बातें करते हुए ही नीचे हॉल में आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर नीचे हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे तो परेशान हैं। उन्हें यहाँ पर परेशान ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया उन सब की परेशानी को पढ़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ है तुम सबको? तुम सब ठीक तो हो ना? करण की इस बात पर अब मयूर गुलेरिया, जिससे अभी रुका नहीं जा रहा था, वो अब कहता है, अंकल हम लोग काफी वक्त से श्रेया और अंजलि आंटी का फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों फोन ही नहीं उठा रही हैं और वो दोनों यहाँ पर पैलेस में भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मयूर की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या किसी ने कैलाश अधिकारी को फोन किया? हो सकता है कि वो दोनों वहां पर चली गई हो और हम में से किसी को इस बात का पता ना हो। करण की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, उन्हें भी हम काफी वक्त से फोन लगा रहे हैं लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं रेवती से फोन लगाकर पूछता हूँ कि कैलाश अधिकारी कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैलाश अधिकारी
राजमहल में अपना काम कर रहे हूँ, क्योंकि राजमहल की पूरी ही प्रोटेक्शन तो उनके ही कंधों पर है। अब धनंजय की इस बात पर अब आलिशा भी कहती है, हमने मामा जी माँ को फ़ोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे हाँ, वो रेवती तो रेखा मूर्ति के साथ बिजी होगी और मेरे ख्याल से कैलाश अधिकारी उनकी प्रोटेक्शन में ही बिजी होंगे। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो बच्चों, थोड़ी देर वेट करते हैं, एक बार कैलाश अधिकारी से बात हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि कहीं वो वहाँ पर तो वापस नहीं चली गई है, तब तक हम क्या ही कर सकते हैं। करण की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, पता नहीं क्यों पापा, लेकिन मुझे माँ की और श्रेया की काफ़ी चिंता हो रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो दोनों ठीक नहीं हैं। आई होप कि वो दोनों ठीक हों। अब आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब सभी आकाश को ही हैरानी से देखने लगते हैं और बच्चों से बात करते हुए ही इधर करण धनंजय के साथ अब वहां से बाहर निकल आते हैं। हालांकि उन दोनों को भी अब यहाँ पर श्रेया और संजली की चिंता हो रही थी। करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में करण गुलेरिया इधर बेसमेंट से अपनी गाड़ी को लेकर आ जाते हैं, तो वहीं गाड़ी का दरवाजा खोलकर अब धनंजय पीरामल भी उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाते हैं। धनंजय के बैठने के बाद अब करण गुलेरिया धनंजय से कहते हैं कि तुम्हें रास्ता तो याद है ना। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि याददाश्त तुम्हारी गई है करण, मेरी नहीं, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। इसलिए अब चलो यहाँ से। गाड़ी के अंदर दोनों दोस्तों की नोकझोंक ऐसे ही चल रही थी, तभी कुछ ही दूर अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के बाद अब करण गुलेरिया को कुछ दिखाई दिया। उन्होंने तेजी से गाड़ी को ब्रेक मारी। करण को ऐसा करते हुए देखकर अब धनंजय पीरामल उन्हें हैरानी से देखते हैं और अब वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ है करण, सब ठीक तो है ना? तुमने इस तरह से गाड़ी को एकदम से क्यों रोका? तुमने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया है? धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस तरफ अंजलि और श्रेया खड़ी थी। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, और भला वो दोनों यहाँ पर क्या करेंगी, वो भी इस वक्त? ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अपनी सीट बेल्ट को निकालकर और गाड़ी के दरवाजे को खोलकर कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बस एक बार कंफर्म कर आता हूँ। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान से। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने अंजलि और श्रेया को देखा था। कुछ दूर तक चलने के बाद करण को अंजलि का दुपट्टा दिखाई देता है। उसके दुपट्टे को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, समझ नहीं आता है कि आखिर अंजलि यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं बच्चे उन्हें लेकर कितना ही परेशान हो रहे थे। जहाँ एक तरफ करण गुलेरिया अंजलि की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं, तो वहीं अपनी गाड़ी में बैठे हुए धनंजय पीरामल की नज़र अब एक शख्स पर जाती है, तो वो उसे देखकर उसे पहचान लेते हैं। उसे ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इंस्पेक्टर विकास, और वो भी इस हालत में। उन्हें ऐसे देखने के बाद अब धनंजय पीरामल के दिमाग में अब एक बात आती है और वो अब जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब करण के पीछे ही दौड़ने लगते हैं। उन्हें अब अपने दोस्त करण गुलेरिया की चिंता हो रही थी। वो बस अब उस तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया अंजलि के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो उसे अब आवाज लगाते हैं। वो अब उसे कहते हैं, अंजलि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम्हारे साथ तो श्रेया भी थी ना, श्रेया कहाँ है? ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अंजलि को बार बार आवाज लगाते हैं। वो उसे कहते हैं, क्या बात है अंजलि, तुम्हें मेरी बात सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो बार बार अंजलि तो कह रहे थे, लेकिन अंजलि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब जब करण ने देखा कि अंजलि उसकी बात को सुन ही नहीं रही है, तो ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अंजलि के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे आवाज लगाते हैं। जैसे ही अब अंजलि पीछे मुड़ी तो उसे देखकर तो अब करण गुलेरिया की आंखें ही एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस अंजलि को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें 440 वोट का एक झटका लगा हो।
इससे पहले कि करण गुलेरिया कुछ सोच पाते कि तभी उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। जब करण गुलेरिया ने सामने देखा तो उसके दोस्त धनंजय पीरामल उन्हें खींचकर दूसरी तरफ दौड़ रहे थे और वो करण से कहते हैं, भागो करण यहाँ से, करण ये एरिया सेफ नहीं है। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय वो अंजलि और श्रेया क्या हुआ है उनके साथ, वो दोनों वो ऐसे क्यों, और अंजलि तो मुझे समझ में दिख भी गई लेकिन श्रेया कहाँ है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इस वक्त वो अंजलि और श्रेया नहीं है जो तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, इसलिए उनके साथ अभी बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। वो दोनों तुम्हें भी अपने जैसा ही बना देगी अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं भागे, क्योंकि मुझे वो दोनों इन्फेक्टेड लग रही हैं। इस वक्त यहाँ से हमें चलना है, इस वक्त हमें यहाँ से चलने में ही हमारी समझदारी है। धनंजय पीरामल ने अब सारी ही सिचुएशन को भाप लिया था, इसलिए धनंजय पीरामल ने अभी ये कहा ही था कि उनके सामने अब वहाँ पर ढेर सारे ऐसे ही लोग आ जाते हैं। उन्हें ऐसे इस हालत में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन कैसे। करण भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये लोग हमें भी अपना शिकार बना ले और हम भी फिर इन्हीं की तरह रिएक्ट करें। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ चलो भागते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये लोग हमें टच बिल्कुल भी ना करें। करण और धनंजय दोनों ही अब साथ में मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन दोनों ने इतने लोगों ने घेर कर रखा हुआ था कि अब उन लोगों के लिए वहां से भागना मुश्किल हो रहा था। धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, हमें इन्हें डाइवर्ट करना होगा इससे पहले कि ये हमें अपने जैसा बना ले। कुछ देर तक सोचने के बाद अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल जैसे तैसे अब वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो दोनों अब तेजी से दौड़ लगाकर अब अपनी गाड़ी के पास आकर वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अब धनंजय पीरामल ने जब विंडो से देखा तो वो सभी बस अब उनकी गाड़ी का ही पीछा करते हुए उनकी गाड़ी के ही पास आ जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि करण जल्दी से गाड़ी चला, इससे पहले कि ये सभी यहाँ पर हमारी गाड़ी पर और हमारे ऊपर ही अटैक कर दें। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। अब तक वो सभी उनकी गाड़ी के लगभग पास आ जाते हैं और उनकी गाड़ी के पास आकर अब वो उन दोनों को पकड़ने के लिए अब वो उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अब अचानक से यहाँ पर उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई और अब करण ने तेजी से गाड़ी को ड्राइव किया, वो भी फुल स्पीड में, क्योंकि अब यहाँ पर इन दोनों को अगर बचना था तो अब उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर तक अपनी गाड़ी को पेरिस की सड़कों पर दौड़ाने के बाद जब उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों अब उन लोगों से काफी दूर आ गए हैं, तब जाकर उन दोनों ने अब चैन की सांस ली, क्योंकि फाइनली वो अब दोनों बच गए थे। जब उन दोनों को आभास होता है कि अब वो लोग उनके पीछे नहीं है, वो सुरक्षित है, तब अब करण गुलेरिया अब धनंजय की तरफ देखते हैं और अब वो धनंजय की तरफ देखकर कहते हैं, धनंजय मेरे दोस्त, ये सब क्या था, क्या तुम जानते हो इस सब के बारे में, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है। क्योंकि करण को तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, ये सब वही है जो मैं मीटिंग हॉल में ही तुम सबको कह रहा था, क्योंकि मुझे ये सब वही लग रहा है। अब करण की यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण कहते हैं, मुझे तो तुम्हारी बातें और ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये अंजलि और श्रेया वो इन लोगों के हाथ कैसे लग गई, वो भी कैसे ऐसी हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा।